Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to explain the poem The Chimney Sweeper by William Blake। ये पोम आपको चार्ल्स लैम्ब के ऐसे द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर उसका आपको प्रीकर्सर के तौर पर बिल्कुल प्रूव करेगी। चार्ल्स लैम्ब ने उस ऐसे को बाद में लिखा था और इन्होंने पहले उस पोम को लिखा, लेकिन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखेंगी। दोनों की जो थीम्स हैं वही हैं, चाइल्ड लेबर, जस्टिफिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, स्नैचिंग ऑफ चाइल्डहुड, स्नैचिंग ऑफ इनोसेंस। ये आपको दोनों ऐसे और पोम में बिल्कुल मिलेगा। तो इसकी बात करते हैं। इन 18th सेंचुरी अंडर द वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो आया इंग्लैंड के अंदर, लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारी जो इविल प्रैक्टिसेस और सोशल इविल्स उनको भी साथ साथ लेके आया। कुछ ऐसे काम जो कि सिर्फ बच्चे ही कर सकते थे बिकॉज ऑफ द टेंडर लिम्स, टेंडर बॉडी पार्ट्स और द स्मॉल साइज। चिमनी स्वीपिंग वॉज वन ऑफ देम। चिमनी स्वीपिंग में क्या किया, ऊपर से उस बच्चे को कवर करके और कपड़ा लपेट करके नीचे छोड़ दिया जाता था। जैसे नीचे आएगा वो अपने आप ही चिमनी साफ हो जाएगी। अब क्योंकि साइज़ बच्चे का छोटा है, जो 4-5 साल के बच्चे भी उसमें एम्प्लॉय कर दिए जाते थे। और प्रीटेक्स्ट किसका कि भाई ये काम करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं क्या। ऐसे ही आपने ओलिवर ट्विस्ट में पढ़ा होगा कि किस तरीके से बच्चों की बोटलिंग और बोतल साफ़ करना, क्योंकि वो उनके छोटे छोटे लिम्स होते, छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, तो वो बहुत ऐसी जगह जहाँ पर बड़े हाथ न जा पाएँ या फिर बड़ी मशीन न कर पाए उस काम को, तो वो उन बच्चों से कराया जाता था। तो चाइल्ड लेबर वॉज वन ऑफ द इविल्स दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 18th and 19th सेंचुरी ब्रॉट इन इंग्लैंड, वो था। अब उसमें बहुत सारे जो थिंकर्स थे, जो सेंसिटिव थिंकर्स, दे स्टार्टेड रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट देम। ये विलियम ब्लेक ने भी उसी तरह से उसको एक सार्केस्टिक वे में प्रेजेंट किया है, एक क्रिटिसाइज़ किया है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म होने का एक और भी बड़ा रीज़न है, इट इज़ नॉट सोसाइटी दैट फोर्सेस चिल्ड्रन टू डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स। यहाँ पर जो पोम आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इवन रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और इंडोक्ट्रिनेशन बाय द चर्च, वो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो जस्टिफाई कर दिया उन्होंने। चर्च हैज जस्टिफाइड चाइल्ड लेबर, चर्च हैज डिफेंडेड द वर्क रादर देन वर्क बाय होम। वर्क को डिफेंड किया है कि वर्क इज़ वर्शिप और वर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, और देन वट एवर लॉस यू हैव गॉट, इफ़ at all you feel like losing something, so it will be compensated by God himself in heaven। वो जो religious heaven का बहाना दे करके कि heaven when you wake eternally, when you take your next birth you will remain immortal, so you will be the chosen being of God। भगवान के आप सबसे बेहतर और फेवरेट हो गए। वो तब की तब बात देखी जाएगी, लेकिन अब का क्या, वो बच्चे जिनका कि इनोसेंस, जो चाइल्डहुड, बिफोर दे रियलाइज व्हाट द नेचर ऑफ देयर वर्क। इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो ये पता नहीं होगा कि काम जो कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या काम कराया जा रहा है, उस बच्चों को तो यही नहीं पता होगा। उनको तो ये है कि ऊपर से उनको एक चिमनी में डाल दिया जा रहा है और वो पता नहीं क्यों क्या स्लाइड का गेम खिलवा रहे हैं उनसे, पता नहीं क्या करवा रहे हैं। वो इतने इनोसेंट हैं। अब क्यों, क्योंकि चाइल्ड लेबर और वो डेस्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द डेस्टिट्यूशन मैनी पेरेंट्स दे सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू दिस काइंड ऑफ ड्रजरी। ये बहुत इस तरह के काम में जो फोर्स कर दिया जाता था, बच्चों को बेच देता था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसी तरह की इविल प्रैक्टिसेस का, सोशल प्रैक्टिसेस का, या लॉस ऑफ इनोसेंस इन चाइल्डहुड, ये आपको ओलिवर ट्विस्ट में मिलेगा। चार्ल्स डिकेंस के यहाँ आपको काफ़ी मिलेगा। उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेटराइज किया हुआ है कि किस तरीके से वो बच्चे व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द चाइल्डहुड दे बिकम अटैच्ड टू सर्टेन गैंग, एंड दैट गैंग लीडर एक्सप्लॉइट्स द चिल्ड्रन इन मैनी वेज। वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुए बच्चे, उनका पूरी तरीके से लाइफ स्टेक पे लग जाती है, और वो बिफोर दे रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग दे सीम टू एडप्ट दीज वर्क्स, और फिर उनकी लाइफ वो ऐसे ही हो जाती है। दे बिकम गैंगस्टर और दे बिकम रफियन और दे डोंट हैव एनी सोशल स्टेटस, दे रिमेन लाइक दिस। यहाँ से वो शुरुआत होती है। तो वो उस चिमनी स्वीपर, ये एक स्टोरी आपको एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिखाई दी। स्टोरी मतलब क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम विजन दैट वाज नरेटेड बाय वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस गैंग पर्टिकुलरली। जो एक बच्चा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, टॉम,
So he is forced, he is sold by his father into this gang, and then he has to do all these works. When he was sent here in this gang, so बेचारे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और वो मिजरी जो है वो फर्स्ट स्टैंजा में आपको दिखाई देगी किस तरीके से वो बेचारा परेशान है. लेकिन आफ्टर दैट ऑल द चिल्ड्रन दे मेक हिम रियलाइज दैट इट इज़ द जॉब, इट इज़ द फेट, इट इज़ द डेस्टिनी दैट ही हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ विद. और फिर वो अब एक उसका अपना ड्रीम विज़न यहाँ पे शो किया हुआ. उस ड्रीम विज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे ही वो चर्च की जो इंडोक्ट्रिनेशन है कि वर्क इम्पॉर्टेंट है, और अगर वॉट एवर मिजरी दैट यू आर फेसिंग विल बी कंपनसेटेड बाय योर नेक्स्ट बर्थ एंड बाय योर रिडेम्पशन. यू विल बी रिडीम्ड ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ वैगरीज, एंड देन यू वुड बी द चोजन बीइंग ऑफ गॉड हिमसेल्फ. वो जो इंडोक्ट्रिनेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ दिस चाइल्ड लेबर बाय द चर्च इटसेल्फ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पोम में. तो वो थीम भी है. इनफैक्ट बैकग्राउंड भी क्या है, वो 18th सेंचुरी की चाइल्ड लेबर और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. थीम्स क्या हैं, ये चर्च का एक इंडोक्ट्रिनेशन है कि हाउ योर लाइफ कैन बी रिडीम्ड ऑफ ऑल योर सिंस थ्रू वर्क. वर्क इज रादर इंपॉर्टेंट, एंड irrespective of what kind of work you are doing, and irrespective whether a child has to do this work or not. If it is about child, so child labor is also justified. God is looking at all this thing, and then this could be compensated, duly compensated by God. God will send his angels to take you to paradise, and there you will lead a happy or a blissful life. तो वो जो एक नैरेटिव है, वो इंडोक्ट्रिनेशन है, वो रिडेम्पशन थ्रू वर्क, मिजरेबल लाइफ, ये आपको थीम्स यहाँ पर मिल जाएंगी. एक और भी क्या है, ड्रीम विजन. ये जो चर्च का इंडोक्ट्रिनेशन है वो क्या है, उस ड्रीम विजन से ही यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है. द पोम वॉज पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789. लेट ऑन इन 1892 इट वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पर इस बात को, जो चाइल्ड लेबर और उसकी वैगरीज और चर्च का इंटरफेरेंस इसमें, उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस किया हुआ है. यहाँ पे थोड़ा इम्प्लिसिटली है, वहाँ पे एक्सप्लिसिटली उसको एक्सप्रेस किया हुआ है. जो इसका दूसरा वर्जन आया था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, इट वॉज इन 1894. जो विलियम ब्लेक की जो बेहतर पोम्स हैं वो इन 2 वॉल्यूम्स में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो टाइगर हो या लैम्ब हो. लैम्ब तो यहाँ पे पोम में भी दिखेगा आपको कि लैम्ब हैज़ बीन अ स्पिरिचुअल सिंबल फॉर विलियम ब्लेक. इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट को लैम्ब ऑफ गॉड करके प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो लैम्ब तो उनका स्पिरिचुअल सिंबल है ही हमेशा. पोम की फॉर्म की बात करें तो देर आर 6 क्वार्टरेंस. द पोम इज इन 6 क्वार्टरेंस विद राइमिंग स्कीम A B B. Young tongue A weep sleep. This has been head said bear hair. इसी तरह की राइमिंग स्कीम आपको थ्रू आउट द पोम मिल जाएगी. इन द फर्स्ट स्टैंजा विल कम टू नो द ब्लीक लाइफ ऑफ द स्पीकर. स्पीकर की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ सॉरोफुल, इट इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स. Sufferings when started when he was barely aware of what was happening in his life. इससे पहले कि उसको पता चल पाता कि उसके लाइफ में क्या होने वाला है. So all the miseries they came to his life, and so was the condition of all the other children who were sold to this profession. He tells about his life. When my mother died, I was very young. कई बार क्या होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है कि फैमिली में जो फादर सिंगल पेरेंट के लिए बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. और तब जबकि आप डेस्टिट्यूशन वाली स्टेज से गुजर रहे होते हो, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो फॉर मनी, फॉर सम प्रॉफिट, द चाइल्ड वॉज सोल्ड. और इन सम केसेस इट वॉज अ जेन्युइन केस, मीन्स द फादर वॉज कंपेल्ड टू सेल द चिल्ड्रन, अदरवाइज इट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रेज द चिल्ड्रन. बच्चे पालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो ऐसी स्थिति में बच्चों को बेच देते हैं. हो सकता है कि वैसी सिचुएशन हो. यहाँ पर सिंगल पेरेंट है वो फादर, और फादर के लिए डिफ़िकल्ट है उस बच्चे को रेज करना. तो वो यही बता रहा है कि जब मेरी माँ मरी तो मेरे फादर ने मुझे क्या है, बेच दिया. सो माई फादर
sold me. My father sold me while yet my tongue could scarcely cry. I was scarcely able to cry. Cry some words. Weep. I was totally unaware of the meaning of the word cry. Cry का मतलब भी नहीं पता था, weep का मतलब भी नहीं पता था. At such a tender age I was sold. तो वो जो weep ये जो एक immediate एपिज़्यूक्सिस इज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन जहाँ पर इमीडिएट रिपीट होता है सेम वर्ड का. जैसे यहाँ पे वीप. उसको पता भी नहीं था कि यार वीप का मतलब क्या होता है या वीप वो बोल पाता. मतलब एट सच अ वेरी यंग एज ही वॉज सोल्ड, जिससे पहले कि उसको समझ पाता कि क्या मतलब है इन सारी चीज़ों को. सो योर चिमनीज, योर मतलब एक तरीके से क्या है, रीडर्स, जो जिनको एड्रेस किया हुआ है रीडर्स को, उनकी चिमनी. मतलब जितने भी कंज्यूमर्स थे, जितनों की भी ये चिमनी साफ़ करने जाते थे, एक डायरेक्टली विलियम ब्लेक उन्हीं सारे लोगों से ये कह रहा है इस बच्चे के माध्यम से कि आप लोगों की चिमनी साफ़ हो पाए, हमें सुबह ही उठ करके अपने ब्रशेज़, अपने ब्रूम्स उठा करके और वो काम पे लग जाना होता था. एक ऐसी सफोकेटिंग सिचुएशन में, एक ऐसी हेलिश टाइप की सिचुएशन में हमें वो साफ़ करना होता था. और हमारी तो मतलब क्या हुआ कि वो पूरी लाइफ जो होती है वो प्राइम उसका जो खेलने की उम्र थी, वो जो एंजॉय करने की उम्र थी, वो कहाँ गुजर गई इन चिमनी साफ़ करते हुए. सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप. एक इस तरह की सिचुएशन थी कि वाइल स्वीपिंग द चिमनी आई लिव्ड माई लाइफ एंड द रियलिटी ऑफ माई लाइफ वॉज सूट. वो जो कालिक थी, वो जो कालिक होती है, जो पार्टिकल्स धुएं के साथ निकलते हैं चिमनी के थ्रू, वो मेरी लाइफ का एक पूरा एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका था. मतलब ऐसा जैसे कि हिंदी में एक कहावत है कि काली स्याही से भाग्य लिखा जाना. तो वो इनके साथ में ऐसी था कि वो सूट वॉज द सिंबल ऑफ द ब्लैकिशनेस इन देयर, द ब्लीकनेस रादर इन देयर डेस्टिनी. ये एक कॉमन, यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस हो सकता है, लेकिन इनफैक्ट इट वॉज अ कॉमन केस विद ऑल द चिल्ड्रन. देयर इज अ लिटिल टॉम डाकरी. Now he is telling the story of some particular boy who was recently sold to this gang. इस गैंग में जो बच्चों का जो ग्रुप था, इसमें जो भी इनको हैंडल करता था, इनका हैंडलर, उसको बेच दिया गया. और उसमें एक रिसेंटली जो ज्वाइनी था वो था टॉम डाकरी. अब बेचारा जब ये आया, टॉम वॉज ऑल्सो लाइक दिस. इसको भी टेंडर एज में बेच दिया गया और भेज दिया गया जो भी है. तो इसको भी पता नहीं था कि क्या उसके साथ होने वाला है और कैसे उसकी लाइफ गुजरने वाली है. So who cried when his head was that curled like a lamb. Lamb यहाँ पे सिंबल है किसका? इनोसेंस और डिविनिटी इनफैक्ट. क्योंकि जीसस को भी क्या कहा जाता है? जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड. लैम्ब ऑफ गॉड ये बिब्लिकल रेफरेंस है जहाँ पे इन्होंने अपने आप को और गॉड ने इनको लैम्ब की तरह कहा है. तो वो डिविनिटी का सिंबल है, इनोसेंस का सिंबल है. तो यहाँ पे वो जो लैम्ब्स बैक, जैसे लैम्ब की इनोसेंस यहाँ पे बच्चे की इनोसेंस की तरह ही है. वो गॉड लाइक इनोसेंस, वो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ को आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि वो चाइल्ड इज द सिंबल ऑफ डिविनिटी. चाइल्ड इज द सिंबल ऑफ और इनकारनेशन ऑफ इनोसेंस. चाइल्ड इज इनोसेंस इनकारनेट और इनोसेंस पर्सोनिफाइड. तो वो जब उसका सर के बाल उतारे जा रहे थे तो वो एक सिंबल है उसकी इनोसेंस का. Innocence when he was being deprived of the innocence when he was thrown into this profession. जब ये चिमनी स्वीपिंग के प्रोफेशन में उसको धकेला जा रहा था तो वो एक सिंबल है. तो यहाँ पे एक हो सकता है कि उसके बाल करली हो और वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं ये स्वीपिंग के काम करने में. इसलिए when his head was being shaved, so that curled like a lamb's back was shaved. तो शेविंग मतलब क्या है? बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द डिविनिटी, डिप्राइव्ड ऑफ द इनोसेंस. व्हेन ही वाज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द इनोसेंस, व्हेन हिज हेयर वाज बीइंग कट, बीइंग शेव्ड, सो दैट इज द सिंबल ऑफ हिज इनोसेंस बीइंग डिप्राइव्ड. क्योंकि अब इसके बाद से ये खेलने की और जो एंजॉय करने की जो लाइफ थी, जो फेज था, वो शायद ख़त्म होता जा रहा है. क्योंकि अब इसको ये रोज़ सुबह उठ करके ये स्वीपिंग के काम में लग जाना है. आई सेड हश टॉम, मतलब अब इन ऑर्डर टू कंसोल हिम.
अब क्यों? क्योंकि ये जो बाकी गैंग वाले बच्चे थे, इनको नया जो जॉइनी है उसको अगर वो परेशान हो रहा है, सो इन ऑर्डर टू मेक हिम फील बेटर दे स्टार्टेड कंसोलिंग हिम। तो वो कंसोल करने के लिए कह रहे प्लीज़ प्लीज़ हैव पेशेंस, डोंट क्राई, नेवर माइंड इट। नेवर माइंड इट मतलब क्या? दिस इज द रियलिटी। इफ यू क्राई फॉर योर इनोसेंस तो दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा इससे, इसको लाइफ की एक रियलिटी मान करके बेयर करना पड़ेगा। सो नेवर माइंड इट फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, बेयर मतलब बाल्ड, विदाउट एनी हेयर, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। ये मतलब किस तरीके से बच्चों को समझाने की बात होती है। हम कई बार उनको किसी भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरा अच्छा ही हो रहा है, इफ़ योर हेयर इज बीइंग कट, so in that way the white hair will not be spoiled when you went into the chimney। अगर चिमनी में वो वाइट हेयर के साथ जाते तो सारे बाल ख़राब हो जाते, तो बालों को मेंटेन करने का और शैम्पू करने का एक अलग ही खर्चा हो जाता है। तो वो उससे तो बेहतर ही है, कम से कम तेरे जो बाल हैं वाइट हेयर वो तो ख़राब नहीं होंगे। सो जस्ट चिल, डोंट वरी सो मच बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी। अगर आप कितना भी क्राई करोगे, कितना भी आप ह्यू एंड क्राई एंड देन इट विल बी ऑफ नो अवेल, कोई फ़ायदा तो उस चीज़ का होना नहीं। सो बेटर टू कॉम्प्रोमाइज दिस सिचुएशन। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ कंसोलेशन। दिस हश refers to this consolation and so he was quiet। अब as I consoled him so he understood the thing anyway, it is if it is so what we can do। and that very night, अब ये क्योंकि माइंड में चल रहा था उसके, वो कंसोलेशन भी चल रही थी माइंड में, वो उसकी डिविनिटी जो स्ट्रिप हो चुकी थी उससे और जो उसकी इनोसेंस जो कि उससे छीन ली गई थी, वो जो बचपन वो उससे जो बिल्कुल छीना जा रहा था, ये सब चीज़ें जो माइंड में थी, सो दे रिजल्टेड इन अ ड्रीम। ही हैड अ विजन, ही हैड अ ड्रीम। सो एट नाइट ही हैड, टॉम वॉज अ स्लीपिंग, ही हैड सच ए साइट। सो साइट रिफर्स टू ड्रीम, विजन। विजन वही जो उसके माइंड में सारा चल रहा था। अब वो सपने में क्या देखता है, वो जो एक तरफ कंसोलेशन, एक तरफ मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल लाइफ से दूर जाने का एक कहीं एस्पिरेशन के यार कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो हेल लाइक सिचुएशन है इससे कोई फरिश्ता आए और हमें बाहर निकाल करके, काश ऐसा कुछ हो जाए कि भगवान कोई अपना मैसेंजर भेज दे और हमारा जो ये सारी परेशानी है इसको ख़त्म करके और हमें यहाँ से निकाल के ले जाए। तो वो एक कंसोलेशन भी थी, इस परेशानी से दूर जाने का एक मन में एस्पिरेशन भी थी। मिजरेबल लाइफ के पैंक्स जो थे वो भी माइंड में थी, और लाइफ को एंजॉय करने वाला जो एट द अर्ली चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड में लाइफ को एंजॉय करने का जो एक सपना रहता है वो भी था। सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती है तो वो जब व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग ओवर एंड ओवर, सो दैट रिजल्ट्स इन ड्रीम, वो आपके सपने में कई बार आ जाती है। ही ऑल्सो हैड अ ड्रीम दैट 10,000 ऑफ स्वीपर्स, मतलब he did not dream about himself alone, he dreamed about all the sweepers, सारे sweepers की बात है ये, those who were living this deplorable life, those who were in this sweeping job, sweeping task। Dick, Joe, Ned and Jack, मतलब these names symbolize the multitude of sweepers, जो कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, उन सब का केस भी। अब ये जो ड्रीम में आया वो इट वॉज नॉट अ पर्टिकुलर केस, वो सब बच्चों को ये ऐसा सोच रहा है कि मेरे साथ इन सारे बच्चों को भी कोई भगवान का फरिश्ता आए और निकाल के ले जाए इस नर्क से। वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स, कॉफिन्स जैसे होता है डार्कनेस रिफर्स टू हेल लाइक सिचुएशन। तो दे आर रिमेनिंग इन दिस स्वीपिंग जॉब, ये जो चिमनी स्वीपिंग जॉब जो थी, ये काम जो था, ये इट वॉज जस्ट लाइक यू हैव बीन थ्रोन इन टू सम काइंड ऑफ डार्क पिट। ऐसा था जैसे कि आपको उस कॉफिन के अंदर बंद कर दिया। ये आपकी मतलब अब कॉफिन क्या है, किस चीज़ का सिंबल है? डेथ। देर इज नो पॉसिबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस कॉफिन, वंस यू आर इन। डेथ किसकी? वो इनोसेंस। डेथ किसकी? वो चाइल्डहुड की। डेथ किसकी? आपकी डिविनिटी की। उस सब की डेथ, और आपको कहाँ इस प्रोफेशन में झोंक दिया गया। सो ये बच्चे ऐसे फील कर रहे हैं, चिमनी के अंदर जाकर के ऐसे फील करते थे जैसे कि आपको किसी एक डार्क कॉफिन में बंद कर दिया जाए, जिंदा बंद कर दिया जाए चाहे। तो ऐसा लग रहा है कि आई वॉज नॉट अलोन,
other people, other children were also there with me, or they were many in numbers, thousands in number. और वो भी मेरे साथ उस डार्क पिट, डार्क कॉफिन में लॉक्ड थे, बंद भी नहीं थे, सिंपली लॉक्ड थे. मीन्स देर इज नो वे आउट अनलेस सम मिरेकल हैपेंस. अब ब्लैक रिफर्स टू दिस सूट, ये ब्लैकनेस एक आपका लिटरल वे में भी आप इसको ले सकते हो, जस्ट कॉफिन, व्हेन यू आर इन कॉफिन सो एवरीथिंग बिकम्स डार्क, व्हेन इट इज लेड अंडर द ग्राउंड सो एवरीथिंग इज डार्क, योर लाइफ इज फिनिश्ड. और यहाँ पर जो चिमनी स्वीपिंग का जो काम है वो भी ऐसे ही है, वंस यू आर इन देयर इज नो वे आउट. तो ऐसे हजारों बच्चे जिनकी की लाइफ यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उनकी लाइफ में एक मिरेकल की जरूरत थी, वो इस सपने में इसने देखा. एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की. और क्या सपने में देखा कि देयर केम एन एंजल हु हैड द ब्राइट की. द ब्राइटनेस ऑफ एंजलिक ब्राइटनेस वर्सेस कॉफिन्स डार्कनेस. उस डार्कनेस को खत्म करने के लिए एक ब्राइट की लेकर के वो एंजल आया है. एंड देन इट इज सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ. अब जो यहाँ पे ये शुरुआत में बात कर रहे थे, एक थीम्स की बात कर रहे थे कि इंटरवेंशन ऑफ द चर्च in order to simply encourage to do these kind of jobs rather than doing some efforts in order to abolish this child labor. वो चर्च की तरफ से भी ऐसी इंडोक्ट्रिनेशन था कि यार जो भी वर्क इज वर्शिप एंड लेट द पीपल डू व्हाट दे आर डूइंग. if the life is miserable doing these things, so we will compensate, the church will compensate, the God will compensate. तो वो जो कंपेंसेट बाद में होगा उसको अभी से यहाँ पे इन्होंने एक प्रोपेगेट किया जा रहा है कि यार कुछ बुरा नहीं है इसमें, चाइल्ड लेबर तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सम और अदर पर्सन हैज़ टू डू द जॉब हैज़ टू बी डन. अब इवन इफ दे आर चिल्ड्रन, तो वो चर्च की तरफ से भी ऐसे ही था कि उनको एक सपोज्ड वर्चुअल एक सपोजिशन दे करके, एक सपना दिखा करके कि यार लाइफ, ये वाली लाइफ ऐसी काट लो, लेकिन आने वाली लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मतलब हेवनली होगी. You will be given a separate exclusive place in heaven. You would be the chosen being of God. You will be the favorite of God. You will bathe in honey and you will bathe in sun, and then you will have the meadows and the panoramic beauty, and then you will enjoy everything that you can imagine. वो तब की बात जब इस नर्क से आप जा चुके होंगे. So then came an angel who had a bright key and he opened the coffins and set them all free. और जैसा कि इसने सोचा था कि कोई काश ऐसा आए, भगवान का कोई फरिश्ता आए और वो हमें उस एक झटके में ही सारी उस कॉफिन का ताला खोले और हमें यहाँ से फ्री कर दे. तो उसका विजन, उसने ये विजन देखा. अब ये विजन कैसा था कि वो चर्च की तरफ से जो इंडोक्ट्रिनेशन थी कि भाई यू डू वॉट एवर यू आर सपोज टू डू हेयर इन दिस लाइफ, एंड once your tenure is over, God will come in any form and then will set you free, and after that you lead a happy life, the most enjoyable life ever. इसको abolish नहीं करना फिलहाल. Then down a green plain means जो ground, playground just like leaping and laughing they run. वो जब भी बात कर रहे थे कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के क्या था, उसके माइंड में क्या था कि फ्री छोड़ दिया जाए उसको उन पैस्चर्स में, उस पैनोरमिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए. इन द लैप ऑफ मदर नेचर दे शुड बी लेट फ्री टू एंजॉय इन एनी वे दे लाइक. वो यहाँ पे जब वो फ्री हुए तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया. द लैम्प, जस्ट लाइक लैम्प जब आप उसको फ्री कर देते हो, कोई भी कैटल, जो छोटे काफ या फिर जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के भी, वो क्या है, दे वांट टू रिमेन प्लेफुल. तो प्लेफुलनेस उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी होती है, वही बच्चों में होती है. बच्चा खेल में उसको पसंद आता है, उसको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं. तो जब द मोमेंट दे आर सेट फ्री, सो दे स्टार्टेड एंजॉइंग देमसेल्फ इन द लैप ऑफ मदर नेचर. सो द ग्रीन प्लेन लीपिंग एंड लाफिंग दे रन एंड वॉश इन द रिवर एंड द साइन इन द सन. और वो फिर क्या है कि नदी में नहाना, अपने आप को सुखाना, इधर कूद और इधर पेड़ पे चढ़ और उधर छलांग लगा, और मतलब the enjoyment to the leash. When you set a child free, so the kind of enjoyment that he has, the kind of playfulness he shows,
वो प्लेफुलनेस इन्होंने यहाँ पे की, क्योंकि ये दिस प्लेफुलनेस, दिस फ्रीडम दे हैव बीन डिनाइड, ये प्लेफुलनेस उनको अभी मना कर रखा है। एज लॉन्ग एज दे आर इन दिस जॉब ऑफ चिमनी स्वीपिंग, सो दे कैन नॉट एन्जॉय दिस लाइफ, लेकिन वो जब होगा तब एन्जॉय करेंगे। The naked and white and all their bags left behind. Bags refers to responsibilities. Responsibilities और past baggage. जो पास्ट की मेमोरीज है, बैगेज है, जो आपकी साइकी पे एक बोझ टाइप का होता है, उसको छोड़ करके या फिर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ करके, या बैग कैन ऑल्सो रिफर टू द बैग ऑफ पैराफर्नेलिया, जो आपके ब्रश हैं या आपकी ब्रूम है, जो भी आपकी चीज़ हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्वीपिंग करने के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उस बैग को छोड़ करके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ कर सिम्बॉलिक वे में दे स्टार्ट enjoying themselves. So the naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds, or as if they are now swimming in the clouds. अब वो क्या है कि to fly in the sky, to fly to the core, जहाँ तक वो जा सकते हैं, जहाँ तक उनकी इमेजिनेशन ले जा सकती है, वहाँ तक उड़ते चले जाओ। बैग आपको क्या करता है, नीचे की तरफ पुल करता है। जस्ट लीविंग द बैग दे स्टार्टेड फ्लाइंग टू द इन्फिनिटी। तो वही है, दे राइज अपॉन द क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड के साथ साथ, हवा के साथ साथ अपने आप को एंजॉय कराना, और क्लाउड्स के साथ साथ उस इमेजिनेशन के पंखों से वो दूर तक उड़ते चले जाना, और वो जो ग्रीनरी में जहाँ तक नज़र आ रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसको एंजॉय करना, और वो नदी में खेलना, जो भी वाटर बॉडीज़ थी उनमें एंजॉय करना, ये सब जो बच्चों को पसंद रहता है, यही काम किया उन्होंने। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड बॉय इज़ द वन who is obedient, who does not complain, who does not grumble, who feels obedient in whatever he is given. गुड बॉय का मतलब यही होता है, हमारी लाइफ सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है। गुड गर्ल, गुड बॉय वही है जो आपकी बात मान ले, जो किसी तरह से इफ्स एंड बट्स में बिलीव ना करे, जो आप जैसा कहते जाओ वैसा ओबीडियंट फील करे, बस। तो ओबीडियंट मतलब चर्च की तरफ से जो डेफिनेशन है गुड बॉय की, वो ये है कि आप वट एवर यू आर गिवन, यू आर टोल्ड, यू नीड टू डू, बस बिना शिकायत के करते चले जाओ, एंड देन यू विल बी अ गुड बॉय। इफ़ यू रिमेन अ गुड बॉय, सो ऑल द प्लेजर्स आर वेटिंग यू। तो ये वही बात है, बच्चे ऐसा फील ना करा करके क्या आप बस सब कुछ हो जाएगा आपके लिए, बस आप हमारी बात मानते चले जाओ। यू कीप लिसनिंग टू अस, विल गिव यू ऑल द ऑर्नामेंट्स एंड जॉयज। सो एंजल टोल्ड टॉम इफ ही वुड बी द गुड बॉय, he would have God for his father and never want joy. Want मतलब lack. Since he feels the lack of a father figure. अब जब से ये यहाँ पर आए हैं, जब से इनको इस जॉब में धकेला गया है, तब से मतलब he pines for a father figure. अगर फादर फिगर कोई बेनिफैक्टर होता तो शायद इनको वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। चाइल्ड फील्स फ्री, enjoys life when he has parents. When he is free of responsibilities, when he does not think for his own livelihood, तो बच्चा वो एंजॉय करता। तो यहाँ पर भी वही है कि once you become a good boy, so you would be adopted by God himself. बस ये आपको जो भी आपके लिए इस समय काम है वो करते चले जाइए, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ग्रम्बलिंग के। तो ये विलियम ब्लेक की उस एक्लेजियास्टिकल क्लास या फिर जो इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ द चर्च, जो कि इस काम को सपोर्ट करने में, चाइल्ड लेबर को सपोर्ट करने में, या फिर सपोर्ट भी नहीं तो इसको एबॉलिश ना करने का एफर्ट, एटलीस्ट चर्च की तरफ से ऐसा होना चाहिए था कि कुछ एक रूल्स या रेगुलेशंस या फिर एक मॉरल ग्राउंड पे ही सही चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने की बात कही जानी चाहिए थी। बट सिंस इट वॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो चर्च वॉज ऑल्सो इन सम और अदर वे पॉलिटिसाइज्ड, एंड पॉलिटिक्स is always the plaything of the rich people. Rich people handled the industrial revolution. तो वो चेन रिएक्शन है। रिच कब होगा, जब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो वो रिच होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। रिच तब होगा जब वो मैक्सिमम आउटपुट उसमें प्रॉफिट में आएगा।
और लेबर जो है या फिर रनिंग एक्सपेंसेस जो है वो कम होंगे। रनिंग एक्सपेंसेस ऐसे काम जो कि छोटे छोटे बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो उनको कम पैसे में, वो ऐसी ह्यूमन रिसोर्स होती है, उनको कम पैसे में ज़्यादा काम कराया जा सकता है। तो वो पैसा कमेगा तो फिर वो पॉलिटिशियंस को जाएगा, पॉलिटिशियंस की और एक्लेजियास्टिकल क्लासेस की, दोनों की एक सी बात रहती है। सो वाई दे वुड ऑब्जेक्ट टू दिस चाइल्ड लेबर, वाई डू दे ऑब्जेक्ट टू दिस स्वीपिंग ऑफ चिमनीज बाय चिल्ड्रन, तो वो नहीं किया गया। तो ये एक सटायरिकल वे में विलियम ब्लेक ने उसको टारगेट किया है यहाँ पर। ये जो इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ चर्च के बजाय उसको कन्विंस करने के कि भाई यू रिमेन फ्री एंड देन यू डोंट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब, योर लाइफ लाइज इन योर फ्रीडम। आपकी जो लाइफ, असली लाइफ है वो फ्रीडम में है, इंजॉय करने में है, इस तरह के काम करने में नहीं है। बल्कि अब क्या हो रहा है, वो एक विज़न जो आया, विज़न वो ऐसा है जैसे कि कोई गॉड का मैसेज है इन बच्चों के लिए कि यू कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर टोल्ड, यू बिकम गुड बॉय एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर यू हैव लिव्ड दिस लाइफ, यू वुड बी अडॉप्टेड बाय गॉड। तो आपके जो फादर फिगर होगी, जो आपके लिए जो एक बेनिफैक्टर फिगर होगी, वो कौन होगा? गॉड फॉर हिज फादर, और यू विल नॉट हैव एनी लैक एट ऑल। फिर आपकी लाइफ में कोई किसी तरह की कमी, किसी तरह का लैक नहीं होगा कभी भी, नेवर एवर। सो टॉम अवोक, और इसके बाद में जो मैसेज कन्वे हो गया, सो टॉम अवोक, he woke up and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to burn। अब जो विजन में तो फ्री हुए थे, लेकिन रियलिटी इज दे हैव टू वेक अप इन द डार्क, they have to sleep in the dark, they have to wake up in the dark before they realize that it is dawn, it is a daybreak, so they are again thrown into the chimneys। चिमनी भी ऐसी है, बिल्कुल अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो कि रिपेल भी ना किया जा सके। वो इनकी लाइफ का अंधेरा हो चुका था, वो चिमनी का अंधेरा नहीं था। तो जब आँख खुली तो आँख कहाँ खुली? अंधेरे में ही। अंधेरे से जब वो मतलब जब सपना देख रहे थे तो स्टार्टिंग में क्या था? दे वर ऑल लॉक्ड इन सम ब्लैक कॉफिन, ब्लैकनेस ऑल अराउंड। और जब वो सपना टूटा, सो दे फाउंड देमसेल्व्स इन द चिमनीज ओनली। अब वो लिटरली आप मत लीजिए उसको, मतलब व्हेन दे ओपन देयर आईज इन द मॉर्निंग, दे हैड वन थिंग इन देयर माइंड टू डू। सुबह उठते जो माइंड में क्या था पहले कि भैया ये काम पे जाना है, झाड़ू उठाया, अपना ब्रश उठाया और चल दिए। तो उनकी सुबह कहाँ पे हो रही है? वो नाश्ता करने में नहीं, एंजॉय करने में नहीं, वो सुबह कहाँ हो रही है? काम करने में, चिमनी स्वीप करने में। सो विद दे गॉट आवर बैग्स। सपने में क्या था? बैग्स को पीछे छोड़ना था। यहाँ पे क्या रियलिटी क्या है? बैग्स के साथ ही ज़िंदगी है, बैग्स के बिना कोई ज़िंदगी है नहीं, ब्रश के बिना कोई ज़िंदगी है नहीं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज वेरी हैप्पी एंड वार्म। अब क्योंकि ही हैज़ बिन कंसोल्ड, टॉम खुश था, टॉम अंदर से प्लीज फील कर रहा था, वार्म फील कर रहा था, इवन दो द आउटसाइड वेदर वॉज कोल्ड। वहाँ पे तो ठंडा ही रहता है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इवन द मॉर्निंग वॉज कोल्ड बट टॉम डिड नॉट फील दैट कोल्डनेस। द कोल्डनेस वॉज रिपेल्ड बाय द वार्मथ ऑफ दैट ड्रीम ही हैड इन द नाइट। और वो जो कंसोलेशन की वार्मथ थी, कंसोलेशन ऑफ दैट एंजल, उस एंजल की कंसोलेशन थी कि भैया आप ऐसा करते जाओ, और वंस यू डू योर जॉब सिंसियरली बाय कंप्लाइंग ऑल द थिंग्स, बाय बीइंग ओबीडियंट, बाय बीइंग गुड बॉय, सो गॉड आपका एक फादर फिगर के फॉर्म में आपको एडॉप्ट कर लेगा, और उस समय आपकी लाइफ में कोई कमी किसी तरह की नहीं होगी। तो वो वार्मथ थी, वो कंसोलेशन की वार्मथ थी। तो वार्म क्या है? वार्मथ ऑफ कंसोलेशन and a hope of a further happy life. And so if all do their duty, ये this is the indoctrination, कि अगर आप अपना काम सिंसियरली करते चले गए, they need not fear harm. No harm will be done in their life. But the only thing is that the only requirement is that you need to do all your jobs sincerely without making any complaint. बिना कंप्लेन के आप करते चले जाइए और बस करते चले जाइए। तो विलियम ब्लेक के जो ऑब्जेक्शन यही है कि एक तरफ जो आपको कहीं चाहिए था कि इस चाइल्ड लेबर के खिलाफ या फिर इस स्वीपिंग ऑफ चिमनी बाय द चिल्ड्रन, इस काम के खिलाफ जो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, रिलीजियस लीडर्स को, चर्च को
वो और क्या कह रहे हैं कि यू रिमेन अ गुड बॉय एंड देन यू कीप डूइंग द थिंग्स बिकॉज दिस इज द डेस्टिन्ड वर्क फॉर यू. वंस योर लाइफ इज ओवर देन द आफ्टर लाइफ वुड बी योर ड्रीम लाइफ. वो जैसे ड्रीम में आप सोच सकते हो वैसी लाइफ होगी. जो इसने बच्चे ने ड्रीम में देखा ऐसी रियलिटी हो जाएगी. तो ये मतलब किस तरीके से कन्विंस किया जा रहा है उन बच्चों को उस काम को कंटिन्यू करने के लिए. सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. होपफुली यू अंडरस्टूड द पोम. सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. And if you have not subscribed to the channel, so make it as a point to do it right now so that you don't miss the videos. Thank you so much.